हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ऑब्जर्वेशन ही चल रहा था। कल भी हम लोगों ने कंटिन्यू किया था, आज भी उसी के आगे हम लोग को पढ़ना है। तो कल हम लोगों ने अपने पहले लेक्चर में पढ़ लिया था ऑब्जर्वेशन कहते किसे हैं, उसके टाइप कितने प्रकार के होते हैं। और उसमें जो पहला टाइप था अनियंत्रित अवलोकन, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो आज उसी के आगे ये टॉपिक क्लियर करते हैं। तो इसका जो पहला प्रकार था वो था अनियंत्रित अवलोकन। आज हम सेकंड प्रकार जो होता है नियंत्रित अवलोकन के बारे में पढ़ेंगे। तो नियंत्रित अवलोकन एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा अवलोकन करना तथा अध्ययन की जाने वाली घटनाओं और परिस्थितियों को नियंत्रित करके तथ्यों का संकलन किया जाता है। इसी कारण इसको पूर्व नियोजित जो अवलोकन है वो कहा जाता है, संरचित अवलोकन कहा जाता है, व्यवस्थित अवलोकन भी कहते हैं। क्योंकि इसमें जो प्लानिंग के तहत पहले प्लानिंग बना ली जाती है किस तरह से ऑब्जर्वेशन में करना है। तो इसीलिए प्लानिंग के तहत क्या किया जाता है ऑब्जर्वेशन, इसीलिए इसको पूर्व नियोजित कहा जाता है। यानी कि प्री प्लानिंग होती है इसकी। और संरचित अवलोकन होता है, स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में पहले से हम लोग एक ज्ञान रखते हैं क्या करना है हमें। और व्यवस्थित होता है, ये व्यवस्थित प्रकार का लेखन भी इससे संभव होता है। तो इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है सामाजिक घटना पर नियंत्रण और सेकंड है आपका अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण। सामाजिक घटना पर नियंत्रण का तात्पर्य ये होता है कि अध्ययन की जाने जो वाली जो घटनाएं हैं उनको इस प्रकार से स्थापित कर लिया जाए, उन पर नियंत्रण इस प्रकार से स्थापित कर लिया जाए कि आवश्यकता अनुसार उसमें समय समय पर परिवर्तन करके उनका अध्ययन किया जा सके। यानी कि आप जैसे कोई नीति है, कोई नीति लागू की गई है किसी समुदाय पर, तो उस नीति का अलग अलग स्थितियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में नियंत्रित करके हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सेकेंड है अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण रखने का तात्पर्य ये होता है कि कुछ ऐसे जो उपकरण हैं, प्रविधियाँ हैं, उनका उपयोग किया जाए जिससे जो अवलोकन करता है वो मनमानी ढंग से अवलोकन न कर सके। इसके लिए अनुसूची है, साक्षात्कार है, निर्देशिका है, क्षेत्रीय मानचित्र है, टेप रिकॉर्डर तथा अवलोकन कार्य इसी प्रकार की प्रविधियां और उपकरण माने जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सामूहिक अवलोकन की। तो जब अवलोकन एक व्यक्ति द्वारा न होकर अनेक व्यक्तियों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है, तब अवलोकन के इस स्वरूप को हम क्या कहते हैं, सामूहिक अवलोकन कहते हैं। सामूहिक जो अवलोकन है इसकी इस प्रकृति को स्पष्ट करते हुए सिन पाओ यिंग ने कहा है कि सामूहिक अवलोकन नियंत्रित तथा अनियंत्रित जो अवलोकन होता है उसका सम्मिश्रण होता है। यह अवलोकन अनेक स्थितियों, व्यक्तियों तथा तथ्यों का अवलोकन करने तथा उनका आलेखन करने पर निर्भर करता है। यानी कि इसमें एक जो जैसी स्थिति होती है उसमें बहुत से लोग एक साथ ग्रुप वाइज बनाकर इसका अध्ययन करते हैं, इसका आलेखन करते हैं और तथ्यों को संग्रहित भी करते हैं। अधिकांशतः सामूहिक जो अवलोकन होते हैं इनका उपयोग किसी सरकारी अथवा अर्ध सरकारी संगठन के द्वारा आयोजित किया जाता है। यानी कि इनको शामिल किया जाता है क्योंकि जो ऐसे इस प्रकार के जो अवलोकन होते हैं उसमें एक बड़े प्रशासनिक तंत्र तथा बहुत ही ज़्यादा जो आर्थिक संसाधन होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं तो उनको भी आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है, तो इसमें बहुत से पैसा लगता है, खर्चीली विधि होती है और इसमें बहुत से संसाधन भी जुटाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो अवलोकन होते हैं, ऑब्जर्वेशन जो हम करते हैं उसके चरण क्या होते हैं, उसमें किन किन चरणों का हम उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले है विषय का चुनाव। हमें किस विषय पर अपनी स्टडी करनी है इसका हम पहले चुनाव करते हैं कि किस विषय पर हमें अपनी स्टडी करनी है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अनुसंधान स्थल का चयन करते हैं कि हमें किस स्थान का चयन करके हमें वहाँ के उत्तरदाताओं के द्वारा अपने जो स्टडी है उससे एकत्रित तथ्यों को प्राप्त करना है। तो हम यहाँ अनुसंधान क्षेत्र का चयन करते हैं। उसके बाद हम जो अनुसंधान क्षेत्र है वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि अवलोकन करना है तो हम वहाँ स्वयं पहुँचते हैं उस क्षेत्र में, उस परिवेश में जहाँ का हमें अवलोकन
करना है। उसके बाद हमें वहाँ की भूमिकाएँ, हमें किस रोल में वहाँ पर रहना है, वो भी हमें डिसाइड करना होता है। सहभागी बनना है, असहभागी बनना है, अर्ध-सहभागी बनना है ना? किस तरह नियंत्रित अवलोकन करना है, सामूहिक अवलोकन करना है। इस तरह की जो आपको अपनी भूमिकाएँ लेनी होती हैं कि आपको किस रूप में लेकर आप अपना जो अवलोकन है, अपनी स्टडी से संबंधित जो अवलोकन है, उसको किस तरह से करेंगे। उसके बाद आप क्षेत्र नोट्स बनाएँगे। क्षेत्र नोट्स मतलब जो भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उन चीज़ों को उसी यथार्थ रूप में लिखना, ताकि आप कोई चीज़ गलती ना कर दें या आप कोई चीज़ भूल ना जाएँ। तो क्षेत्र नोट्स में लिखना उस चीज़ को, उसके बाद आप उसका विश्लेषण करेंगे। जो भी आपने अनुसंधान तथ्य का एकत्रित किया है, नोट्स लिखा है, उसका आप विश्लेषण करेंगे अपने हाइपोथेसिस से रिलेट करके। उसके बाद आप क्या करेंगे, विश्लेषण करने के बाद आप क्या करेंगे, आप प्रतिवेदन लिखेंगे, यानी निष्कर्ष लिखेंगे उसके बारे में। तो इस तरह के जो चरण हैं, ये अवलोकन विधि में अपनाए जाते हैं। अवलोकन जो पद्धति होती है, अब उसके गुण की बात कर लेते हैं, उसका गुण और महत्व, है ना? क्या है उसका इम्पोर्टेंस, क्या है अवलोकन विधि की? तो इसमें पहला जो है, अवलोकन द्वारा किसी भी परिकल्पना का निर्माण करने तथा नए प्रकार की जो परिकल्पना है उसका निर्माण करने, तथा जो पहले से विकसित परिकल्पना है, जो पहले से हाइपोथेसिस है, उनकी सत्यता को जानने का यहाँ पर प्रयास किया जाता है। इसके अलावा इस विधि से जो प्राप्त आंकड़े होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, तथा इसका उपयोग के लिए अनुसंधानकर्ता को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादा इसमें व्यक्ति को स्वयं जाकर देखना होता है, निरीक्षण करना होता है, उनके जो अनुभव हैं, जो उनके जो सामाजिक घटनाएं हैं, वो किस तरह से प्रभावित कर रही हैं, कारण से कैसे रिलेट करना है। तो इसको संबंध करने के लिए जो व्यक्ति है, जो भी अवलोकन करता है, उसको ज़्यादा प्रशिक्षण देने की आवश्यकता नहीं होती है, और ये विश्वसनीय भी होते हैं, क्योंकि अवलोकनकर्ता किसी और पर निर्भर नहीं है, बल्कि वह स्वयं आपका जो सामाजिक घटना का स्थल है, वहाँ स्वयं जाकर उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा है, उन चीज़ों को देख रहा है, तब वो क्षेत्र नोट्स बना रहा है। तो वहाँ पर इस तरह की जो आंकड़े होते हैं, वो अधिकांशतः विश्वसनीय माने जाते हैं। सत्यापन करने की सुविधा होती है, यानी कि जो अभी आंकड़े और रिजल्ट होता है, उनको सत्यापित किया जाता है, क्योंकि जो अधिकांशतः घटनाएं होती हैं, उनका आप पुनः अध्ययन कर सकते हैं। मान लीजिए किसी जनजाति का, किसी व्यक्ति ने वहाँ की संस्कृति, उनके सामूहिक व्यवहार का अध्ययन किया है, उनके नैतिक जो आचार विचार हैं उनका अध्ययन किया है, तो आप पुनः उन चीज़ों का उस जनजाति में जाकर आप परीक्षण कर सकते हैं कि जो पहले व्यक्ति ने किया था स्टडी, क्या वो स्टडी आज भी रेलिवेंट है, या अच्छी तरह से बिल्कुल आज भी उस पर कार्य हो रहा है, वैसी स्थितियां हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर जाकर आप पुनः परीक्षण भी कर सकते हैं। सभी प्रकार के अध्ययन में, चाहे वह गुणात्मक हो या परिमाणात्मक, यानी कि चाहे क्वांटिटी हो या क्वालिटेटिव, यहाँ पर अध्ययन के बिना यह पूरा नहीं हो सकता। यानी कोई भी आप अध्ययन का कोई भी प्रवृत्ति ले लीजिए, चाहे वो क्वांटिटी चाहे क्वालिटेटिव, है ना, वो अवलोकन के बिना अधूरा ही रहता है, क्योंकि मौलिक ज्ञान आपको यहीं से प्राप्त होता है। अवलोकन के द्वारा विशेष संबंधित ज्ञान जो होता है वो बेसिक होता है, क्योंकि इससे पहले उस ज्ञान का कहीं पर अनुभव करके लिखा गया नहीं होता। आप जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो यथार्थ और मौलिक, यानी कि बेसिक होता है। इसके अलावा जो अवलोकन होते हैं उसके दोष भी होते हैं, क्योंकि जो चीज़ मेरिट अगर रखती है तो डिमेरिट भी रखती होगी, तो इसके दोष और सीमाएँ क्या क्या हो सकती हैं। तो इस अवलोकन प्रविधि को उपयोग विशेष क्षेत्र में ही किया जा सकता है, अतः इसका उपयोग सीमित है। हमने बताया ना कि आप सभी क्षेत्रों में इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब जेल के कैदी का उपयोग करना है तो आप थोड़ी वो बन सकते हैं उस तरह के। अगर बाल अपराधी का करना है तो आप बाल अपराधी की तरह उसकी जो मनोवृत्ति है, व्यवहार है, वो अपनी अपना सकते हैं ना। तो इसका क्षेत्र सीमित माना गया है। यहाँ पक्षपात की संभावना बनी रहती है, क्योंकि अवलोकन प्रक्रिया के बीच अध्ययन समूह को अवलोकन का आभास हो जाता है और वे जानबूझकर विशेष प्रकार का व्यवहार करना आरंभ कर देते हैं, है ना। पक्षपात की संभावना कैसी बनी रहती है। मान लीजिए कि जो व्यक्ति है अवलोकन करता है, वो गया है वहाँ पर और उसी को वहाँ का मुखिया बना दिया गया, कहा गया कि आप जो सामाजिक घटनाएं घटित हो रही हैं उनके बारे में अपना दृष्टिकोण या विचार रखिए। तो क्या होगा
कि व्यक्ति वहाँ पक्षपात करने लगा क्योंकि वो वहाँ पर मुखिया हो जाएगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये भी देखने में आती हैं। अध्ययन समूह में अगर जहाँ का अध्ययन कर रहा है अवलोकनकर्ता, अगर वहाँ के लोगों को ये मालूम हो जाए कि जो अमुक व्यक्ति आया है उनके व्यवहार का, उनके जो सामाजिक रीति रिवाज हैं, उनके नैतिक व्यवहारों का अवलोकन करने आया है, यानी कि उसके बारे में स्टडी कर रहा है, तो हो सकता है कि वहाँ के जो लोग हों जिनको पता चल जाए वे एक विशेष प्रकार का यानी कि बनावटी कृत्रिम व्यवहार करना आरंभ कर दें। तो यहाँ पर भी चीज़ें वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। अवलोकन जो प्रविधि होती है, आरंभ में अवलोकनकर्ता की बड़ी सावधानी बरतते हैं, लेकिन ज्ञानेंद्रियों के थक जाने के बाद अवलोकन की प्रक्रिया वैज्ञानिक नहीं रह जाती, है ना? क्योंकि यहाँ पर हम अपनी समस्त इंद्रियों का जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनका यूज़ कर रहे होते हैं, तो एक टाइम के बाद जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं हमारी वो भी थक जाती हैं। तो हम चीज़ों को जिस तरह से अवलोकन को हम बड़ी सावधानी से सूक्ष्म तरीके से अध्ययन कर रहे थे, हो सकता है वो ज्ञानेंद्रियों के थक जाने से, हमारी थकावट के कारण उन चीज़ों का हम सूक्ष्म अध्ययन नहीं कर सकें, जिससे जो स्टडी है हमारी वो प्रभावित हो सकती है। सभी तरह के इसमें अध्ययन नहीं किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए पारिवारिक जो तनाव होता है, जो फैमिली टेंशन चलती है, दाम्पत्य जीवन में जो अभियोजन की सीमा होती है, व्यक्तिक मनोवृत्तियाँ होती हैं तथा अनैतिक व्यवहार के जो अवलोकन, इसमें अध्ययन नहीं किया जा सकता। अनैतिक व्यवहारों का जो अवलोकन होता है इसका भी अध्ययन यहाँ पर नहीं किया जा सकता। कभी कभी अवलोकनकर्ता की अनुपस्थिति में सामाजिक घटनाएं घटित हो जाती हैं, जिससे महत्वपूर्ण सामाजिक घटनाओं के बारे में उसे जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। सहभागी में तो हो सकती है, मान लीजिए उसने असहभागी अवलोकन किया, तो बहुत सी जब वो पहुंचा तो हो सकता है कि बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हो चुकी हो, या वो जब चला जाए वहाँ क्षेत्र से तब वहाँ सामाजिक घटनाएं घटित हों, तो बहुत सी सामाजिक घटनाएं भी यहाँ पर अवलोकनकर्ता हो सकता है छूट जाए। इस प्रविधि की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसके द्वारा जो प्राप्त निष्कर्ष होते हैं वह जो गुणात्मक तरीके पे होते हैं, उनका सांख्यिकी आधार पर इसको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, यानी कि आंकड़ों के आधार पर इसको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। आप यहाँ कह सकते हैं केवल हम इसका व्याख्यात्मक, है ना, गुणात्मक आधार पर ही इनका यूज़ हम कर सकते हैं। इस अवलोकन की सबसे बड़ी कमी ये मानी गई है। तो ये था हमारा जो टॉपिक था मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसके बारे में आज हम लोग ने पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है इसको। आशा करती हूँ कि आपको बहुत आसानी से शब्दों में समझाया है, मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑब्जर्वेशन होता क्या है। तो आज की जो क्लास है वो यहीं तक रखते हैं, लेकिन जाने से पहले आप जो मेरी क्लास है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे साथ हमारी क्लास में बने रहिए। तो चलते हैं, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।